मॉर्निंग टू ऑल। आई होप सब बढ़िया है। चलो आज हम क्या करेंगे, आज हम फाइनली डिस्क्रिमिनेंट मेथड पढ़ेंगे। ये मेन मेथड होता है जिसके लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बेसिकली 10th में सीखते हैं। यही एक नया मेथड होता है जो हम 10th में सीखते हैं। बाकी आइडेंटिटी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वो सब हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो आज ये मेथड स्टार्ट करते हैं। ये जो मेथड है वो एक तरीके से मैजिकल मेथड है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, लाइक कई बार रूट के क्वेश्चंस होते हैं, कई बार फ्रैक्शन के क्वेश्चंस होते हैं, डेसिमल में है, हमें नहीं समझ में आ रहा कि भाई हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करें, इसकी आइडेंटिटी तो वैसे कम मेथड्स पे लगती है। तो ये जो मेथड होता है इससे किसी भी तरीके के आंसर्स आ सकते हैं। ठीक है, अब एक मैंने कल आपको एक बात बताई थी, रियल और इक्वल रूट्स एक जगह आ गए थे। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि वो एक्चुअली रियल और इक्वल रूट्स का मतलब क्या था। चलो समझते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है ये एक तरीके से क्या है, एक मेथड है फैक्टराइजेशन का। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी फैक्टराइजेशन पार्ट, जैसे जो रूट्स निकालने के, फैक्टर्स निकालने का जो पार्ट होता है वो और ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो अगर मैं अपनी जनरल इक्वेशन की बात करूं तो मेरी क्वाड्रेटिक की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a हमारा x² का कोफिशिएंट होता है, b x का कोफिशिएंट होता है एंड c इज आर दैट वेरी कांस्टेंट। चलो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, d निकालते हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट मेथड है तो इसकी शॉर्ट फॉर्म हम क्या लेके चलते हैं, d मेथड। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे निकालते हैं, b² माइनस 4ac से। अभी हम पहले इसका फॉर्मूलाज थोड़े से रिवाइज कर रहे हैं, उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बेसिकली करेंगे कि किस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो एक तो आपको ये d का फॉर्मूला लर्न करना है। इसके बाद आपके पास दो फॉर्मूलाज आते हैं। देखो हमें पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दो रूट्स होते हैं। हम एक उसको अल्फा और एक बीटा लेके चलते हैं। हमने पॉलिनोमियल्स में ये काम करा है, अल्फा बीटा के सम निकालना, प्रोडक्ट निकालना और अलग अलग जो रैंडम वैल्यू आती है एक्सप्रेशंस की वो सब निकालना। अब देखो इधर हम क्या कर रहे हैं, अल्फा बीटा के लिए एक फॉर्मूला लर्न करेंगे जो डी को यूज करता है। तो ये आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक फॉर्मूला जो होता है वो होता है माइनस का बी प्लस का रूट डी अपॉन में 2a। थोड़ा आई होप फोन छोटा नहीं हो गया हो, हाँ विजिबल है क्लियरली। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो क्या हो गया, b का माइनस मतलब जो x का कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव, प्लस जो यहाँ पर आंसर आएगा उसका रूट अपॉन में 2 इंटू में x² का कोफिशिएंट। एक फॉर्मूला जो होता है वो होता है माइनस का b माइनस का रूट डी अपॉन में 2a। तो देखो कितना क्लियर है, ये सिर्फ क्या चेंज आया है, इधर प्लस का रूट डी, इधर माइनस का रूट डी है, सिर्फ इतना चेंज आया है। तो इससे हमें एक बात तो पता चल गई कि डी की जो वैल्यू होती है वो डिसाइड करेगी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू में कितने का फर्क आता है, डिफरेंस कितना है, सेम आएगा, डिफरेंट आएगा, ये आएगा। अब देखो जो हमारी डी की वैल्यू होती है, ध्यान से समझो, ये जो हमारा डी होता है बेसिकली b² माइनस 4ac, इसकी वैल्यूज किस तरीके से आ सकती है, इसकी वैल्यूज आती है दो तरीके से। या तो इसकी वैल्यू आएगी लेस देन 0 या फिर इसकी वैल्यू आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो केस हो गए, एक लेस देन का हो गया और एक लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू का हो गया। जो लेस देन वाला क्वेश्चन होता है वो होते हैं हमारे इमेजिनरी रूट्स। आप उसको कह सकते हो कि ये हमारे नॉट रियल रूट्स है। तो नॉट रियल रूट्स तो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, वो तो 11th में आएंगे, नंबर सिस्टम में भी बताते हैं। तो ये हमारे नॉन रियल रूट्स होते हैं, हम इसको इमेजिनरी का भी नाम दे सकते हैं, इमेजिनरी रूट्स। तो हमें नहीं पढ़ने अभी ये। जो हमारे रियल रूट्स आते हैं ये हमारे आते हैं रियल रूट्स, ये हमें पढ़ने हैं। लेकिन अभी तो इसमें दो केस है, ग्रेटर देन भी और इक्वल टू भी। तो इसको हम फर्दर बाइफिकेट करेंगे, एक करेंगे इक्वल टू में और एक करेंगे ग्रेटर देन 0 में। जब ये ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है, जब इक्वल टू 0 आएगा तो क्या होगा, अगर खुद ही देख लो, अगर d 0 हो गया तो d डिफरेंस क्रिएट कर रहा था और d तो 0 हो गया, तो हमारी जो अल्फा बीटा होते हैं वो इक्वल आ जाते हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, रियल और इक्वल रूट्स। ठीक है, रियल भी लिख देते हैं इधर, हालांकि लिखा हुआ है, तो रियल और इक्वल, तो रियल एंड इक्वल रूट्स हो गए। अब अगर d लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 आ गया, पॉजिटिव है, अब परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है वो तो आगे की बात है, लेकिन अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो इसका मतलब क्या होता है भाई, दो केस आएंगे ना इसमें चलो इसके फर्दर दो केस बनाते हैं हम। इसमें फर्दर दो केस बनते हैं। क्या दो केस बनते हैं इसमें दो केस इस हिसाब से बनते हैं कि या तो d की वैल्यू जो आएगी वो परफेक्ट स्क्वायर आएगी या फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगी। अगर परफेक्ट स्क्वायर आएगी
तो इसके जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे, ठीक है। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगी तो रूट्स हमारे इरेशनल आएंगे। लेकिन वो दोनों ही केस जो होंगे उसमें एटलीस्ट जो रूट्स होंगे वो रियल तो होंगे बट हमारे अनइक्वल होंगे, ठीक है। तो इसके साथ हमें ये समझ में आ गया कि डी का हमारा बेसिक मतलब क्या है। हमारे पास डी का क्या आंसर होता है कि हमारे पास ये बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्म में होता है, फिर ये लेस देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। लेस देन 0 पे हम इसको क्या लेके चलते हैं कि ये हमारे इमेजिनरी है, हम इसको सॉल्व ही नहीं करते। बट जब ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो हम इसको क्या मान के चलते हैं कि हमारे रियल रूट्स हैं, ठीक है। अब रियल रूट्स तो हमें सॉल्व करने हैं तो हम इसको फर्दर बाइफिकेट करते हैं इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। इफ इट इज इक्वल then alpha and beta would be equal because d was the deciding factor, and because d is 0 hence our alpha and beta would be 0. So this very alpha beta are equal, so we will call those roots as real and equal. In another case, if it is greater than 0 means it is positive, so definitely they are not going to equal, hence they are real and equal. Now again, because d is in under root, so there are two cases, whether it is perfect square or it is not a perfect square. If it is a perfect square, answer would be rational. If it is non-perfect square, answer would be irrational. So from this very thing you can conclude what is our topic of D is. In next part we are doing the basic questions of D method. So stay tuned.